सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अमर उजाला का जिक्र किया, और अमर उजाला आपका प्रिय अखबार है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उस अखबार से मैं लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इस अखबार में मेरी तीसरी पारी है। ज़्यादातर लोग दूसरी पारी जानते हैं, लेकिन है तीसरी। संतोष जी को पता है। देखिए, मेरा जो विषय है बदलते परिदृश्य में मीडिया की चुनौतियाँ और संभावनाएँ। तो संतोष जी बैठे हुए हैं, वासिन भाई चले गए क्या? मतलब सुनो है? अच्छा, बाइट दे, मैंने कहा सुना के चले गए, सुनेंगे नहीं। नहीं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं सिर्फ हास्य प्रयास में कह रहा हूँ। मेरा उनका बहुत पुराना साथ है, जब मैं लखनऊ में था तब से। जगदीश चंद्रा जी को मैंने सुना, और उन्होंने बहुत काफ़ी व्यवहारिक बातें कही, चूँकि वो नौकरशाही में भी रह चुके हैं, उसके बाद मीडिया में हैं और चैनल चला रहे हैं। तो व्यवहारिकता जितना उनको पता है उतनी शायद हम लोगों को ना पता हो। अजय भाई बैठे हुए हैं, भी इन्होंने भी कई चौके छक्के मारे हैं मीडिया में। देखिए, दरअसल मेरा मानना है कि चुनौतियां जब से पत्रकारिता, मतलब मीडिया कम बोलता हूँ, पत्रकारिता ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो पत्रकारिता ही कहा जाता था। ये मीडिया तो 2000 के बाद का शब्द है, सन 2000 के बाद का। क्यों संतोष जी? इसीलिए अभी भी अखबारों में वो जो स्टिकर्स होते हैं उनमें प्रेस लिखा होता है। तो मुझे लगता है जब से ये मीडिया पत्रकारिता जब से शुरू हुआ, चुनौतियां हमेशा उसके सामने रही हैं। कोई भी ऐसा दौर नहीं रहा है जो चुनौती विहीन रहा हो। आज़ादी के पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन और पत्रकारिता एक दूसरे के पर्याय थे, खास करके भाषाई पत्रकारिता, तो बड़ी चुनौतियां थी। वो बड़े गणेश शंकर विद्यार्थी, पराड़कर जी और बहुत सारे लोग, यहाँ तक गांधी जी भी पत्रकार ही थे जब वो लिखते थे एक तरह से। तो उस जमाने के पत्रकार अखबार में लिखते थे, छापते थे, बांटते थे, और तय नहीं होता था कि सही सलामत घर पहुँचेंगे या हवालात पहुँचेंगे। तो वो चुनौती थी बड़ी कि सत्ता को एक्सपोज करना, जनता के साथ रहना, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ना, और अंग्रेजी हुकूमत के दमन का भी सामना करना, और अपने सीमित, बहुत ही सीमित संसाधनों में अखबार निकालना, छोटे छोटे पर्चों के रूप में या उस रूप में। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो जाहिर है पत्रकारिता को भी स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, लेकिन चुनौतियां तब भी थी। उस वक्त पत्रकारिता के लिए कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं होते थे। आप पढ़े लिखे, लेखनी में आपकी दम है, लिखते पढ़ते हैं, अखबारों पत्रिकाओं से जुड़ जाइए और धीरे धीरे अपने को विकसित कीजिए। और तमाम उस वक्त राष्ट्र निर्माण का एक दौर था, देश आगे बढ़ रहा था, आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे, तो उन मूल्यों के साथ साथ आगे बढ़ना और समाज के साथ खुद को जोड़ना और समाज का एक आईना बनना, ये पत्रकारिता की बड़ी चुनौती थी। और उस वक्त भी पत्रकारिता की कई धाराएं थीं। एक धारा वो थी जो बिल्कुल सत्ता प्रतिष्ठान के साथ कदम ताल करती हुई चलती थी, सत्ता को चुनौती नहीं देती थी, बल्कि सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति अपनी जो है, आप उसको मित्रता कहिए, जो भी कहिए, उसको निभाती थी। लेकिन एक दूसरी धारा भी विकसित हुई, और चूंकि संतोष जी बैठे हुए हैं इसलिए मुझे इसका जिक्र करना जरूरी है। जब देश में आंदोलनों की पाड़ थी, आप अगर 67 से शुरू करें तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से लेकर के, और बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन, और उसके बाद संविधान सरकारों का दौर, और फिर जब बीजेपी आंदोलन, तो समाज स्वतंत्रता आंदोलन के उस, क्या कहते हैं, जो एक हैंगओवर होता है, उससे निकल चुका था। पीढ़ी भी बदल रही थी और लोगों की आकांक्षाएं बहुत आगे बढ़ रही थी, और ऐसे में सत्ता को चुनौती, सीधी चुनौती मिलनी शुरू हुई थी जनता से, और पत्रकारिता उसके साथ चली। वो दौर था जब दिनमान, उसके बाद रविवार, और बहुत सारी पत्रिकाएं, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, भाषाई पत्रकारों के बारे में, पत्रकारिता के बारे में वासिन जी ने सही कहा कि एक ज़माने में उनकी साख और उनकी धार बहुत प्रखर मानी जाती थी, और हम लोगों को भी कहा जाता था कि आप आनंद बाजार पत्रिका देखिए, मलयालम मनोरमा देखिए, मराठी उनको देखिए। तो वो दौर आया, और जब अंग्रेजी के बरक्स, अंग्रेजी जो जिसकी एक प्रतिष्ठा भी थी, चूँकि उसकी लिगेसी थी, विरासत थी, और उसको एक उच्च वर्गीय पत्रकारिता के रूप में देखा जाता था, उसको चुनौती मिली हिंदी और भाषाई पत्रकारिता से। और उस दौर में तमाम बड़े संपादक हुए, और सौभाग्य से उनमें कई के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। राजेंद्र माथुर जी, एस पी सिंह, उदयन जी,
नंदन जी, आलोक जी, बहुत सारे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। कुछ तो अभी भी हैं, कुछ हमारे बीच नहीं है, और कई के साथ मेरे अपने संबंध बहुत अच्छे रहे। प्रभाष जी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन चूंकि हम टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत जनसत्ता का दफ्तर पास था तो अक्सर उनके पास जाके मिलना बैठना होता था, उनसे बहुत कुछ सीखा। संतोष जी अग्रज के तौर पर हैं, इनसे भी बहुत सीखने को मिला इनको पढ़ करके। तो वो चुनौतियां उस समय भी थी, लेकिन जो अभी वासिन भाई ने कहा कि उस समय एक सीमा रेखा थी, एक लक्ष्मण रेखा बीच में थी, कहीं ना कहीं पत्रकारिता के बीच में और प्रबंधन के बीच में। और इसीलिए ऐसे ऐसे उदाहरण हैं हम लोगों के सामने। जैसे मैं उदाहरण दूं, नवभारत टाइम्स में अज्ञेय जी संपादक होते थे, मैं तो उसमें नहीं था नवभारत टाइम्स में, पुराने लोग बताते थे कि वो कभी 4th फ्लोर गए ही नहीं। चेयरमैन और बाकी लोगों को या मैनेजमेंट के शीर्ष से शीर्ष अधिकारी को भी मिलना होता था तो अज्ञेय जी कमरे में आते थे उनसे मिलने, एक दौर वो भी था। लेकिन बाद में जो संपादक आए तो बड़े 4th फ्लोर जाते थे, मीटिंग करते थे, लेकिन पत्रकारिता की जो बुनियादी प्रतिष्ठा थी या उसकी जो मर्यादाएं थी उसका भी उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। संस्थान के हित सर्वोपरि होते हैं, वो चुनौती रहती थी उन संपादकों के सामने कि संस्थान के हितों की भी सुरक्षा हो, लेकिन पत्रकारिता के मूल्यों की भी सुरक्षा हो, और हम सब उसी दौर में आगे बढ़े। इसीलिए थोड़े बहुत जो संस्कार हैं उस दौर के, वो चाहे वासीन जी हों या संतोष जी हैं, संतोष जी तो हमसे पुराने हैं और हम लोग हैं, तो हम लोगों के अंदर मौजूद है। अजय भाई भी थोड़ा बहुत उन संस्कारों से हैं, इसीलिए, वरना आज ये भी कहीं किसी चैनल को हेड कर रहे होते अगर थोड़ा कहीं कुछ कंप्रोमाइज समझौते कर लिए होते। खैर, मुझे लगता है कि चुनौतियों को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। चुनौतियां समाज के साथ साथ हर क्षेत्र में आती हैं, और जैसे जैसे समाज में बदलाव होता है, आर्थिक परिदृश्य बदलता है, वैसे वैसे चुनौतियों का स्वरूप भी बदलता है। अब मौजूदा दौर की अगर बात करें, चूंकि इतिहास में न जाकर के हमें मौजूदा दौर पर ज़्यादा, मेरा विषय भी मौजूदा दौर का ही बदलता परिदृश्य, तो अगर बदलते परिदृश्य की आप बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ता का चरित्र होता है वो हमेशा अपने पक्ष के मीडिया को ही पसंद करता है। और ये आज की बात नहीं है कि जब से पत्रकारिता चली है या रही है, हमेशा सत्ता जो है वो ऐसी पत्रकारिता चाहती है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया जो है एक ऐसी गाय है जिसका दूध तो सब पीना चाहते हैं, लेकिन जरा सा अगर वो सींग हिलाती है तो उसके पीछे डंडा मारने में कोई संकोच नहीं करता। वो चरित्र है पूरी सत्ता का। आज भी देश में जितनी सरकारें हैं, जितनी, मीडिया को लेकर सबका रवैया रुख एक ही है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आप मान सकते हो अगर थोड़ा बहुत देखते हो, लेकिन उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। आप उदाहरण उठा के देख लीजिए। तो वो सत्ता का चरित्र है, वो किसी व्यक्ति और हाँ कुछ कम ज़्यादा होता है। पहले मीडिया को दबाने के लिए कितने कानून लाए गए, हम लोग सड़कों पर निकले, वो बिहार प्रेस बिल हो या डिफेमेशन लॉ हो, पहले भी हुआ और अभी भी। इमरजेंसी तो बहुत उसकी यादें सबको मालूम ही है कि किस तरह से मीडिया को पूरी तरह से सेंसर के अंदर बांध दिया गया था। लेकिन मीडिया की जिम्मेदारी है कि हमें, दौर कोई भी हो, बदलता हुआ हो या आगे आने वाला हो, हमारा मुख्य धर्म क्या है। हर पेशे का एक धर्म होता है। डॉक्टर का धर्म है बेहतर इलाज करना, शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, तो ऐसे मीडिया का भी धर्म है, जो मूल धर्म है वो है सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना। वो सवाल जो जनता के मन में उठते हो, वो सवाल जो लोगों के बीच में हो, और सत्ता जिनसे नजरें चुराने का काम करे, वो सवाल पूछने का धर्म मीडिया का है। अब इसमें कोई ज्यादा पूछे कोई कम पूछे, लेकिन सवाल अगर आप नहीं पूछेंगे, अगर मीडिया नहीं पूछेगा, तो उसकी साख धीरे धीरे गिरती चली जाएगी। और जब मीडिया की साख गिरती है तो सत्ता को आसानी होती है उसको दबाने की। इसीलिए मीडिया को हमेशा जनपक्ष की स्थिरता के साथ अपना काम करना चाहिए। जब आपके पक्ष में जनमत होगा तो सत्ता भी आसानी से दबाने में संकोच करेगी। लेकिन जैसे जैसे आप जनपक्षधरता को छोड़ते जाएंगे और सवाल उठाना बंद कर देंगे, और सवाल सत्ता से पूछने के बजाय विपक्ष से पूछने लगेंगे, या जनता से ही पूछने लगेंगे, या जनता को ही उसके कर्तव्य याद दिलाने लगेंगे, तब धीरे धीरे सत्ता आपके ऊपर हावी होती चली जाएगी। वो कोई भी दौर हो, आज का दौर हो, पुराना दौर हो, या भविष्य में भी दौर हो। ये सबसे बड़ी चुनौती हर दौर की है कि मीडिया सत्ता से कैसे सवाल पूछे, और सवाल पूछते हुए अपने अस्तित्व को भी बचाए, अपनी साख भी बचाए।
एक बात अभी वासिन भाई ने कही कि किसी को राज्यसभा भेज दिया गया, कोई विधान परिषद में चला गया। तो मीडिया का जो राजयोग है ना, जैसे जन्म कुंडली में होता ना राजयोग कि भाई इनका इतना राजयोग है, मीडिया का तो स्थायी राजयोग है मीडिया का। अब मीडिया क्योंकि सत्ता के साथ आप इतने नजदीक हो जाते हैं अपने पेशेगत आवश्यकताओं के चलते हुए, तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हम मीडिया में हैं या हम सत्ता में हैं। और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, अफसरों के साथ उठना बैठना, उनके साथ जो रिश्ते संबंध होते हैं, तो मीडिया के लोग अपने आप को सत्ता का एक अभिन्न अंग मानने लगते हैं और वो उनका राजयोग होता है। और तब वो जनता के तमाम सवालों को अनदेखा भी करते हैं और कई बार सत्ता के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है कि सत्ता के साथ रिश्ते रखते हुए भी आप कैसे अपने को जनता के साथ और उन सवालों के साथ जोड़े रखें। वो एक बड़ी चुनौती है हर पत्रकार के लिए, हर मीडिया कर्मी के लिए और हर मीडिया संस्थान के लिए। मुझे लगता है कि हमें इस मामले में पुराने अपने जो हमारे संपादक रहे हैं या बड़े पत्रकार रहे हैं उनसे सीखना चाहिए। मुझे निखिल चक्रवर्ती जी का वो याद आता है, जब उनको वीपी सिंह की सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था लेने से, और उन्होंने कहा था मेरा काम लिखना है, सरकारी सम्मान लेना नहीं, और मैंने जो भी लिखा, अच्छा लिखा बुरा लिखा, वो मेरी अपनी कलम से लिखा। तो अब निखिल चक्रवर्ती जैसे लोग अब नहीं हैं, अब तो लॉबिंग होती है सरकारी सम्मानों के लिए, सबके लिए या उसके लिए, लेकिन कम से कम इतनी दूरी तो बना के रखनी चाहिए। और अगर वो दूरी मिट गई तो फिर आप न जनता के रहेंगे न सरकार के रहेंगे, सत्ता के रहेंगे। और ये बात जो है, मिलिंद भाई भी आ गए हैं, आपको भी नमस्कार, इन्होंने भी बहुत कीमत चुकाई है सवाल पूछने की। तो मैं दूसरा जो सबसे बड़ा एक चुनौती बदलते दौर में, मौजूदा दौर में है, वो है मीडिया का ग्लैमर। आप पत्रकारिता संस्थानों में जाइए, अभी मैं कुछ मौका मिला मुझे कई बार इंटरव्यू वगैरह लेने का, तो जो बच्चे आते हैं उनसे पूछो तो हर बच्चा टेलीविजन का एंकर बनना चाहता है। मैंने पूछा भाई यार एंकर तो 8-10 ही होते हैं किसी चैनल में, और चैनल चलता है उसमें 100, 150, 200 लोग होते हैं एडिटोरियल में और पीछे प्रोडक्शन में, वो लोग भी तो आखिर मीडिया में काम करते हैं। अब सारे एंकर बन जाएंगे तो चैनल चलेगा कैसे? क्यों राणा जी? लेकिन ग्लैमर है, आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। हर चैनल में जब एंकर, जब जगदीश जी कह रहे थे कि वो एक मशहूर एंकर, तो हर पत्रकारिता में आने वाला छात्र वो उसको न जन सरोकारों की फिक्र है, न उसको जो है पत्रकारिता के मूल्यों और मर्यादा की चिंता है। अधिकतम ही बात करो, ऐसा नहीं, एकदम अपवाद भी होंगे, कुछ लोगों को होगी भी, लेकिन ज्यादातर समस्या है सब एंकर बनना चाहते हैं और ग्लैमर में आना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि पत्रकारिता सिर्फ एंकरिंग ही नहीं है, चाहे वो टीवी की हो, चाहे अखबार की हो, चाहे डिजिटल की हो। लेकिन अब चूंकि वो वही बनना चाहते हैं और जब वो बनने का मौका नहीं मिलता तो उनके अंदर कुंठाएं पैदा होती हैं। कुंठाएं पैदा होती हैं तो फिर वो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और जब एंकर बन जाते हैं और सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो फिर वही समस्या पैदा होती है कि कहीं ना कहीं आप अपने को जनता से ऊपर समझने लगते हैं, इतर समझने लगते हैं। माफ कीजिएगा अजय भाई, मैंने ऐसे ऐसे कुछ नामी गिरामी एंकरों को देखा है जो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे, खासकर रेलवे से जाते ही नहीं, एयरपोर्ट पे ही जाते हैं, वो देखते हैं चारों तरफ कोई उनको देख के नमस्कार क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उनके अंदर वो भाव आ जाता है जो फिल्मी सितारों वाला और वो ग्लैमर वाला। तो मुझे लगता है इस तरह के आकर्षण से बचना चाहिए। आप काम कीजिए, स्क्रीन पे आइए, अपना काम करिए, उसके बाद सहज भाव से जनता के बीच रहिए, लोगों के बीच रहिए। ये एक बड़ी चुनौती है, मनोवैज्ञानिक चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती है जो मीडिया में पूंजी निवेश की। अभी अर्थतंत्र का जिक्र किया जगदीश चंद्रा जी ने, क्योंकि मीडिया अब वो जमाना नहीं है कि आपने खुद अखबार निकाला, खुद कंपोजिंग की और खुद बांटा और खुद घर आके उसको देख रहे हैं। अब तो एक बड़ा उद्योग हो गया मीडिया। पहले भी था, ऐसा नहीं, जो बड़े बड़े संस्थान थे वो उद्योग के रूप में चलते थे, लेकिन वो तब शायद मुनाफे का उद्योग नहीं था उतना। लेकिन 90 के दशक में आर्थिक उदारवाद के साथ साथ मीडिया में भी जो उदारीकरण का दौर आया और उसको एक उद्योग के रूप में, खासकर जिस संस्थान में हम और वासिन भाई काम करते थे, उस संस्थान ने इसको शुरू किया था कि मीडिया जो है बिना मुनाफे के और सारे घाटे की उन्होंने पत्रिकाएं और सब अपने सब बंद कर दिए, जबकि अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं थी लोग, लेकिन वो बंद इसलिए कर दी गई कि उन्हें मुनाफा नहीं था। तो मुनाफे का जो दर्शन आया कि भाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, अब जब पैसा लगेगा तो जो पैसा लगाएगा वो अपनी शर्तों के हिसाब से फिर वो रिटर्न भी चाहेगा।
एक अखबार जिसमें हम काम करते थे, और उस अखबार को जब बेचने का सिलसिला हुआ तो हम और हमारे जो संपादक जी थे, हम लोगों ने सोचा कि इसको कोई ऐसा मिल जाए निवेशकर्ता जो निवेश करते और हम लोग इसका अखबार को चलाते रहें। संतोष जी कईयों से बात की, बस मैं थोड़ा सा 40-50 सेकंड बाद खत्म करूंगा अपने। सब ने पूछा कि इतना पैसा लगेगा, इसका रिटर्न क्या होगा, और रिटर्न की गारंटी हम नहीं दे सकते थे, लिहाजा हमें कोई इन्वेस्टर नहीं मिला। आज जितने बड़े बड़े मीडिया समूह हैं, सब में बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे लगे हुए हैं, उनके स्टेक्स हैं। अब है तो जाहिर है फिर उनके हिसाब से ही संपादकीय नीति भी तय होगी। और जो वासिन भाई ने कहा, एक बड़ा बिल्कुल सीधे प्रबंधन जब सरकार से डील करने लगा तो एक बड़े हाउस के मालिक थे जिनको एक मुख्यमंत्री से मिलना था, और उस मुख्यमंत्री से मिलने वो सीधे चले गए, और उसके बाद उन्होंने अपमान किया उन मुख्यमंत्री जी ने, तो बड़े दुखी थे। तो उनको बताया गया कि साहब ये मुख्यमंत्री को तो ब्यूरो चीफ डील करते थे पहले, अब आप सीधे डील करने लगे तो यही होगा। तो ये जो निवेश की समस्या है, ये चुनौती है कि कैसे एक अच्छा चैनल जिसको लोग पसंद करें, जो सरोकारों की बात करे और उसमें संसाधन भी उसके साथ जुटे, ये एक बड़ी चुनौती है। इसका हल अभी मेरे पास मेरे समझ में नहीं आता। और तीसरी बात करके मैं बात को खत्म करूंगा कि ये दौर अखबार के बाद टेलीविजन, टेलीविजन के बाद डिजिटल और सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें मीडिया का पूरा विस्फोट हो गया है। अब संपादक की या प्रबंधन की वो जो एकाधिकार था कि आपका लेख हम नहीं छापेंगे तो कहीं छपेगा ही नहीं, अब तो इतनी स्वतंत्रता है, कोई फेसबुक पे लिख देगा, कोई कहीं लिख देगा, वायरल कर देगा, तो अब वो एकाधिकार खत्म हो गया है। ऐसे में ज़्यादा जिम्मेदारी की ज़रूरत है, ज़्यादा संतुलन की ज़रूरत है, और ज़्यादा अध्ययन और समझ की ज़रूरत है। लेकिन दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि आज जो बच्चे तमाम मीडिया संस्थानों में ये क्या कहते हैं पत्रकारिता विद्यालयों से पढ़ के आ रहे हैं, उनको कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को छोड़िए, उन्हें यही नहीं पता है कि इस देश में कितने अखबार हैं, कितने संपादक हैं, कौन प्रमुख है। मैं भी हाल में ही इंटरव्यू लेने गया था एक संस्थान, वहाँ 90% बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी के संपादकों के नाम ही नहीं मालूम थे। आज के नहीं, आज़ादी के बाद से मैंने कहा 5 संपादकों के नाम बता दिए, वो नहीं बता पाए, और अधिकतम ने कहा कि वो अखबार नहीं पढ़ते हैं। ऐसे भी मिले जिन्होंने काम टीवी नहीं देखते हैं, तो फिर आए क्यों हैं? सब आना है। तो ये जो चुनौती है, जो नया स्टफ आ रहा है, हम लोग किसी मीडिया संस्थान से ट्रेनिंग लेकर नहीं आए थे, लेकिन ये एक अंदर से भाव था इसलिए आए थे। ये जो चुनौती है कि नई पीढ़ी के सामने अध्ययन और समझदारी की जो चुनौती है, मुझे लगता है इसको भी समझना चाहिए, और ये जिम्मेदारी मीडिया संस्थानों की भी है, और हमारे जैसे और वसीम भाई और अजय जी और संतोष जी जैसे वरिष्ठों की भी है। इनको मैं पत्रकारिता से बाहर नहीं मानता, अभी भी पत्रकारिता में संतोष जी रेगुलर लिखते हैं। तो हमारी भी है कि हम कम से कम जो हमको अपने बुजुर्गों से मिला है, बड़ों से, वो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को जितना दे सकें उतना दें। धन्यवाद।